हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप में स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का, जिसमें हम कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में, है ना, डिस्कशन के साथ में। तो ये है प्रश्न स्क्रीन पे। पहला प्रश्न, आप सभी लोग जानते हैं यूजीसी नेट जो दे रहे हैं, तो वो पेपर फर्स्ट में जनरल पेपर आता है, वो सभी के लिए होता है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है। शिक्षण सामाजिक कृत है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूं जिसमें से दिखेगा। और ये रहा आपका ऑप्शन। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट में ए, डी और ई, सेकेंड में बी, सी और ई, थर्ड में है ए, बी और सी, फोर्थ में ए, बी और डी। आप आराम से क्वेश्चंस को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें और उसका आंसर करें। आपको आंसर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्वेश्चन पढ़ने में, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोच समझ के आंसर कर सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि हम लोग इसमें, है ना, हम लोग इसमें डिटेल डिस्कशन के साथ में पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन को समझते हुए पढ़ेंगे और आराम से चलेंगे। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट का आप आंसर करें। तो फर्स्ट का इसका राइट आंसर होगा 2, बी, सी और ई। ठीक है, इससे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे क्वेश्चन भी दिखेगा। ठीक है, दिख रहा, इसका राइट आंसर है सेकंड वाला बी, सी और ई, है ना, यानी बी, सी और ई, ये तीनों इसका आंसर है। तो कौन कौन सा इसमें फिर से पढ़ता हूँ। शिक्षण सामाजिक कृत है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत है, ये सही है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, समझ आराम से सुनिएगा और स्क्रीन पर देखिएगा। शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है ना। तो इसे और भी अच्छे से हम समझते हैं। शिक्षण कोई व्यापार नहीं है, अपितु यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज के लिए सुसंस्कारवान सभ्य नागरिक तैयार करना है। एक लेक्चर के जैसा आप सुन सकते हैं, जो कि आपको सुनते सुनते बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, शिक्षक द्वारा शिक्षण कराते समय किसी व्यक्ति, धर्म, समाज विशेष का ध्यान नहीं रखा जाता, वरन समाज के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से ज्ञान का संप्रेषण किया जाता है। अतः शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन का मैंने पढ़ा था, है ना, यानी जो मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप में 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, है ना, ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने अभी डिस्कशन किया ए का, इसके बाद मैं अभी बी का पढ़ने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, मैं और इसे विस्तृत रूप में समझा रहा हूँ। चलिए, तो अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आयु, योग्यता, क्षमता व मानसिक स्तर के अनुसार सीखता है, अतः अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, थर्ड वाला शिक्षण के बारे में। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सीखने का
भाव निहित होता है, अतः अधिगम शिक्षण में निहित होता है। अधिगम जो है वह शिक्षण में क्या होता है, निहित होता है। ठीक है, अब मैं डी का पढ़ रहा हूँ। ठीक है, शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है, जबकि अधिगम इसे ज्ञान प्राप्त करने जैसा है। तो अंतरण का शाब्दिक अर्थ दान, विक्रय आदि के जरिए संपत्ति के स्वामित्व का दूसरे को हस्तांतरण किया जाना है। शिक्षण ज्ञान का हस्तांतरण है, अंतरण नहीं। शिक्षण जो है वो ज्ञान का हस्तांतरण है। ठीक है, जिसमें मैं पढ़ूंगा उस पर टिक लगा दूंगा। तो शिक्षण क्या है, ज्ञान का हस्तांतरण है, अंतरण नहीं है। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं। शिक्षण एक त्रिपदी प्रक्रिया है जिसके 3 आयाम शिक्षक, विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम है। शिक्षण एक त्रिपदी प्रक्रिया है जिसके 3 आयाम शिक्षक, विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको प्रश्न का डिस्कशन जो है, मीन्स इसका जो मैं व्याख्या बताता हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं। यदि कोई कमी है तो आप उससे कमेंट करें, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करें। विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, विद्यार्थी की अभिक्षमता, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक, विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। तो इसका आंसर करें आप, कौन कौन सा आंसर होगा? ए, सी और डी, डी, ई, एफ, ए, डी और ई, बी, सी और एफ। सेकेंड का आप आंसर करें। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक करके जाएं, और आप कमेंट में ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसे क्वेश्चंस हैं, आपको मेरा सेशन पसंद आता है कि नहीं आता है, कमी है तो क्या है, ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यूट्यूब पे मैं नया हूँ तो आप लोग ही बताएंगे। तो चलिए सेकेंड का राइट आंसर है फर्स्ट, ए, सी और डी। ए, सी और डी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर दो तब दिखेगा। हाँ, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए, सी और डी। आइए समझ गए, यानी विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की अभिक्षमता और विद्यार्थी के विकास की अवस्था। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की अभिक्षमता, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, विद्यार्थी के मानसिक स्तर, आयु, क्षमता तथा योग्यता महत्वपूर्ण है। ठीक है, अधिगम पर विद्यार्थी की वंश परंपरा, आदतों, खान पान, धार्मिक संबद्धता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम पर जो है वो धार्मिक संबद्धता, खान पान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 नंबर। और 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ये इतना बड़ा बड़ा ही रहने देते हैं। देखिए, अभिकथन है ए में, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, और तर्क दिया हुआ है, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आप इसका आंसर करें 3 का। ये काफ़ी डिस्टेंस पे हो गया है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, इससे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसे आप कीजिए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लें, इसके बाद ऑप्शन को देख लें। बताइए 3 का आंसर कौन सा होगा?
तो 3 का राइट आंसर होगा इसका 3, है ना। 3 में क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। 3 का क्या कह रहा है, ए सही है आर गलत है, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3 का, इसका ऑप्शन है 3 में ये कह रहा है ए सही है आर गलत है। तो आइए जानते हैं ए क्या कहता है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ये गलत है ना। आर जो है वो गलत है, ये सही है। तो अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना है, ठीक है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखना है। अधिगम से तात्पर्य है विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा अधिगम होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि केवल शिक्षण के माध्यम से ही अधिगम हो। बिना शिक्षण प्रक्रिया के भी अधिगम संभव है। अनाधिगम में भी अधिगम का भाव निहित है। मिसाल के तौर पर राह चलते व्यक्ति ने तेज ड्राइविंग करते व्यक्तिगत की दुर्घटना में मौत होते देखा, तो उसे समझ आ गया तेज ड्राइविंग करना जीवन की क्षति करना है। यहाँ कोई शिक्षण कार्य नहीं हुआ, किंतु अधिगम अवश्य हुआ है। कितना अच्छा एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल से आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 4 नंबर। और 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, इसे बड़ा कर दूँ, अब दिख रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? निर्माणात्मक परीक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण, निकष संदर्भित परीक्षण। बताइए 4 का आंसर करें तो 4 का इसका राइट आंसर होगा, 4 का राइट आंसर 4 ही होगा, निकष संदर्भित परीक्षण। निकष संदर्भित परीक्षण, क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्टिंग, ठीक है। तो आइए निकट संदर्भित परीक्षण क्या होता है इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। निकष या कसौटी, निकष को हम लोग कसौटी भी कहते हैं, ठीक है, कसौटी। संदर्भित परीक्षण, परीक्षण का वह प्रकार है जिसमें परीक्षण प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित किया जाता है। अधिकांश कसौटी परीक्षण स्कूल अध्यापकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस परीक्षण के आधार पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। संकलनात्मक मूल्यांकन का असर शैक्षिक कार्यक्रम के उपभोक्ता, मतलब विद्यार्थी, उपभोक्ता यहाँ पे कौन होगा? विद्यार्थी, स्टूडेंट्स पर पड़ता है। कसौटी परीक्षण का सर्वाधिक प्रयोग छात्रों द्वारा हाई स्कूल के बाद किया जाता है। तो समझ गए होंगे आप इसे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग, संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता, प्रश्न पूछना। तो 5 का आंसर करें, 5 का राइट आंसर होगा 3, अनुदेशनात्मक विविधता। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब क्वेश्चन दिख रहा है, इसका राइट आंसर है 3। अनुदेशन शब्द का निर्माण अनुदेश से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आज्ञा देना, ज्ञान देना। ज्ञान एक सुझाव के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग होता है। यह शिक्षण से पर्याप्त भिन्न है। शिक्षण में अध्यापक सक्रिय रहकर बालकों को अधिगम करवाता है। शिक्षण में अध्यापक सक्रिय रहकर बालकों को अधिगम करवाता है, जबकि अनुदेशन में अध्यापक परामर्शदाता के रूप में होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आप कितने चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप बने रहें हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया तो, और लाइक भी ज़रूर करें। अनुदेशन के प्रकार को जानते हैं, आइए।
पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन, स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। 5 प्रकार के अनुदेशन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, प्रायोगिक शोध। तो 6 का आप आंसर करें। तो 6 का राइट आंसर होगा 3 क्रियात्मक शोध। शोध का शाब्दिक अर्थ है नवीन ज्ञान की खोज की दिशा में किया गया व्यवस्थित व क्रमबद्ध प्रयास। शोध वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान होता है। जैसे मौलिक शोध है, ठीक है। तो आइए मौलिक शोध के बारे में समझते हैं क्या है। किसी घटना परिघटना के कार्य कारण संबंधों को निर्धारित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले शोध को मौलिक शोध कहा जाता है। मिसाल के लिए नवीन तथ्यों व घटनाओं का अध्ययन। वर्णनात्मक शोध क्या होता है? किसी विषय वस्तु या घटना अथवा व्यक्ति समूह की विशेषता और स्थिति का सही चित्रण करने के लिए किया जाने वाला शोध वर्णनात्मक शोध कहलाता है। वर्णनात्मक शोध इसमें नहीं है, मैं अलग से बता दे रहा हूँ कि जो भी शोध के प्रकार हैं सारे शोध के प्रकारों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहारिक शोध, जो इसमें दिया हुआ है। तो आइए व्यवहारिक शोध क्या होता है इसे समझते हैं। किसी घटना परिघटना के कार्य कारण संबंधों के साथ साथ उनसे उत्पन्न समस्याओं और उनके निदान के लिए किया गया शोध व्यवहारिक शोध कहलाता है। आइए निदानात्मक शोध के बारे में समझते हैं, जो कि इसमें नहीं है। तो किसी घटना के संदर्भ में वस्तु स्थिति को ज्ञात कर उसमें सकारात्मक परिवर्तन की स्तुति करना निदानात्मक शोध कहलाता है। क्रियात्मक शोध जो इसका आंसर है, ठीक है। तो यह शोध अध्ययन के निष्कर्षों को क्रियात्मक रूप देने की किसी भावी योजना से संबंधित होता है। चलिए समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? व्यष्टि अध्ययन पद्धति, प्रायोगिक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति। बताइए 7 का आंसर करें। 7 का राइट आंसर है 3 कार्योत्तर पद्धति। तो आइए कार्योत्तर पद्धति के बारे में समझते हैं। कार्योत्तर पद्धति के द्वारा जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार क्या है का वर्णन या विश्लेषण किया जाता है। इसे वर्णनात्मक अनुसंधान का एक भाग माना जाता है जो कार्य कारण का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत किसी समस्या के समाधान को उसके कार्य कारण संबंध के आधार पर ढूंढते हैं तथा यह जानने का प्रयास करते हैं कि विशेष व्यवहार परिस्थिति या घटना के घटित होने से संबंधित कारक कौन से हैं। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज मीन्स स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है। शोध लेख, कार्यशाला पद्धति, सम्मेलन, संगोष्ठी। 8 का आंसर करें। 8 का राइट आंसर है सम्मेलन। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। सम्मेलन क्या है? तो सम्मेलन का शाब्दिक अर्थ है सभा या संख्या होता है ना। सम्मेलन का अर्थ क्या होता है? सभा या संख्या। इसे आमतौर पर जमघट या लोगों के समूह के तौर पर परिभाषित किया जाता है। सम्मेलन में बहुत सारे लोग किसी एक या अधिक मुद्दों पर एकत्रित होकर विचार विमर्श करते हैं। सम्मेलन में जमघट होता है जहां बहुत सारे बुद्धिजीवियों द्वारा मुद्दे या मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः सम्मेलन की प्रक्रिया में विचारों या मुद्दों को व्यापकता प्रदान की जाती है।
जिसमें मुद्दे या विचार से जुड़े प्रत्येक पहलू का गहनता से विश्लेषण किया जाता है। तो सम्मेलन का अर्थ यहाँ पर समझ गए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज यानी स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? तो सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? सारणियों और आंकड़ों की सूची, विषय सारणी, अध्ययन के निष्कर्ष, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। तो 9 का आप आंसर करें। 9 का राइट आंसर है 4, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। ग्रंथ सूची शब्द का निर्माण अंग्रेजी के बिब्लियोग्राफी से हुआ है, जो अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत ग्रंथ के बाह्य रूप में प्रत्येक पहलू का अध्ययन, जिससे ग्रंथ के इतिहास, निर्माण आदि का ज्ञान हो, शामिल होता है। इनका प्रयोग किसी भी शोध लेख या ग्रंथ के पूरक पृष्ठों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, 10वां प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? सांख्यिकीय तकनीकों का यथार्थ अनुप्रयोग, शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना, निदर्शन तकनीकों का विकल्प, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। तो 10 का आप आंसर करें। 10 का राइट आंसर होगा 4, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है? तो शोध नैतिकता का मुद्दा होगा शोध निष्कर्षों की रिपोर्ट करना। तो बस आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि 22 मिनट का हो चुका है। तो इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें गद्यांश आएगा। यदि आप बोलेंगे गद्यांश को, तो इसमें मैं गद्यांश को शामिल करूंगा, नहीं तो फिर इस तरह का जो आगे का क्वेश्चन है मैं उसे ही करूंगा। तो अब वीडियो को मैं जब देखे हैं, यहाँ तक देख ही लिया है, तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके जाएँ, ठीक है। और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको यह सेशन कैसा लगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट करें, आप यदि इसे पसंद करेंगे तो और भी वीडियो हम इस तरह का अपलोड करेंगे। चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद।